जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। अब हम देखते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या होता है? तो इसमें सिर्फ दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। तो अब नया टर्म आ जाता है कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। तो अल्पसंख्यक होने के कुछ आधार डिसाइड किए गए हैं, जिसमें से एक है संस्कृति के आधार पे, एक है धर्म के आधार पे, एक है लिपि के आधार पे और एक है भाषा के आधार पे। मगर इसमें ध्यान दीजिएगा, जाति के आधार पे अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ऐसे लोग जो भी संस्कृति, धर्म, लिपि या भाषा के आधार पे भारत में कम है, यानी बहुत ही काउंटिंग में बहुत कम है, तो उन लोगों को अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त है। तो हम संस्कृति के आधार पे देखें तो पहले हम धर्म के आधार पे देखते हैं। धर्म मतलब होता है कि जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख, मुस्लिम धर्म, ये तो इनके आधार पे अगर संस्कृति में अगर ये धर्म के आधार पे बहुत ही कम है काउंटिंग में, तो ये अल्पसंख्यक होंगे। और इनकी संस्कृति भी बहुत भिन्न होती है आपस में, तो संस्कृति के आधार पे भी ये अल्पसंख्यक होते हैं। तो हम देखते हैं संस्कृति और धर्म बहुत कुछ आपस में मैच खाते हैं। अगर संस्कृति में और भी देखें तो जैसे हिंदू बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से किसी किसी की कल्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। जैसे लिंगायत शैव होते हैं, जो मतलब शैव धर्म को ही मानते हैं, पर लिंगायत समुदाय से होते हैं, जो कि कर्नाटक में होते हैं। ये हिंदू ही होते हैं, मगर यहाँ पे प्रचलन कुछ डिफरेंट तरीके का होता है। यहाँ पे किसी की भी मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें जलाने के बजाय दफनाया जाता है। तो ये अभी मुद्दा चल रहा है कि उन्हें भी संस्कृति के आधार पे अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त हो। ये बहुत ही गर्मा जाता है जब भी चुनाव में ये मुद्दा उठाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं लिपि के आधार पे। तो लिपि जैसे कि सिख समुदाय के लोग गुरुमुखी लिपि का यूज करते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट लिपि है। ये सिख समुदाय भी हिंदू धर्म में आते हैं, मगर लिपि के आधार पे इनको भारत देश में अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ही हम भाषा के आधार पे देखें तो भाषा जैसे तुलु भाषा है, जो कि कर्नाटक से ऊपर, कर्नाटक से नीचे केरल के, मतलब इन दोनों को जो का संयुक्त क्षेत्र है, वहां पे ये भाषा बोली जाती है। ऐसे ही देखें तो संस्कृत भाषाई लोग भी बहुत कम पाए जाते हैं, तो उन्हें भाषा के आधार पे भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त है। तो इन आधारों पे किसी भी संस्था से उन्हें आने में वंचित नहीं किया जा सकता। यही बोलता है हमारा आर्टिकल 29, यानी अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। तो जैसे मैं अगर अल्पसंख्यक समुदाय में आती हूँ तो मेरे साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा देखा जाता है माइनॉरिटी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में परेशान कर देती है, विशेषतः वो लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो आर्टिकल 29 कहता है कि इस आधार पे तो हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 30 कहता है कि उसको अगर फिर भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं और सरकार उनकी मदद भी करेगी, जैसे धन उपलब्ध करा के या कोई अन्य चीजें, जरूरी चीजें होती हैं उसमें छूट देके। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में काफी मदरसा है, तो इसमें सरकार भी बहुत योगदान देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। ऐसे ही देखें तो संस्कृत विद्यालय भी खुलते हैं, तो ये सरकार की मदद से होते हैं, जो कि अल्पसंख्यक लोगों के हित में खोले जाते हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 समझ में आया होगा, जो कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार होता है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। हाल ही में एनटीपीसी का पेपर हुआ था CBT 2, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल 29 ना कि आर्टिकल 30। अल्पसंख्यक के मतलब अल्पसंख्यक जो वर्ड है उसे कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, तो आर्टिकल 29 में इसकी चर्चा मिलती है, ना कि 30 में। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार। अभी तो ये मौलिक अधिकार में नहीं रहा, मगर ये पहले जुड़ा तो था, तो एक ओवरव्यू लेंगे हम, क्योंकि ये बाद में आकर पढ़ना पड़ेगा, तो हम भी देख लेंगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।